गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया होगा। और जैसे कि उस कल के लेक्चर में मैंने कहा था, अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी कोई भी फीडबैक नहीं दिया है, तो ये बहुत बुरी बात है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो जो भी आपको अच्छा लगे आप एक बार फीडबैक दीजिए, ताकि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में उसको इम्प्रूव कर सकें। अच्छा है तो लिख दीजिए कंटिन्यू, वेल, गुड, ओके, फाइन सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक फीडबैक देना बहुत जरूरी है। एनीवे फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमने जो टॉपिक अब तक पढ़ लिए हैं उसको 5 मिनट्स में फटाफट से रिकॉल करते हैं और फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पढ़ा है वो ये है कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ टैक्स लायबिलिटी की तरफ चल रहा है। दोनों लेक्चर में हमने एक ही चीज पे मैपिंग करी है कि कैसे टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाए। टोटल इनकम तो प्रिज्यूम्ड है कि हमारे पास कैलकुलेटेड है, और अब हम टैक्स लायबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टैक्स लायबिलिटी में कल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चार्ट हमने पढ़ा था, ये टेबल हमने कंप्लीट करी थी। मैं आपको गो थ्रू करा दूं। हम टोटल इनकम के दो पार्टीशंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम और दूसरा पार्ट होगा टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इन दोनों के टैक्सेस की टोटल होगी। टोटल हो जाने के बाद इसमें से माइनस होगा लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कल की क्लास में हमने नॉर्मल इनकम पे टैक्स पढ़ा था, स्पेशल इनकम पे टैक्स पढ़ा था। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके आगे वाले टॉपिक भी होंगे। अब जब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम माइनस हो गया है, माइनस हो जाने के बाद जो फिगर बचेगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस बेसिक टैक्स। अब इस ग्रॉस बेसिक टैक्स में हम माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A की रिबेट माइनस हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो फिगर आएगा वो कहलाएगा नेट बेसिक टैक्स। और इस नेट बेसिक टैक्स जो है हमारे सामने, इस नेट बेसिक टैक्स के अंदर अब हम ऐड करने जा रहे हैं सरचार्ज। इस सरचार्ज में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है फ्रेंड्स, मार्जिनल रिलीफ। तो आप सरचार्ज जो लगा रहे हो वो विद मार्जिनल रिलीफ लगा रहे हो या विदाउट मार्जिनल रिलीफ लगा रहे हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे ही सरचार्ज ऐड हो जाने के बाद उसके बाद टोटल जो आएगी उसको कहलाएगा दैट इज टैक्स प्लस सरचार्ज। उसको हम टैक्स प्लस सरचार्ज कहते हैं। और बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज कहने के बाद उसमें जब एडिशन होगा वो होगा हायर एजुकेशन सेस का। और हायर एजुकेशन सेस जोड़ने के बाद जो फिगर हमारे सामने आएगा वो कहलाएगा हमारा ग्रॉस टैक्स। यहां तक मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ग्रॉस टैक्स तक निकालना बहुत जरूरी है। ग्रॉस टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद हम इस ग्रॉस टैक्स के फिगर को उठाते हैं और हम दूसरी तरफ जाते हैं जहां पे ऑलरेडी मैट या एएमटी कैलकुलेटेड होगा। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम फिर फाइनल ग्रॉस टैक्स को लेके आएंगे। तो ये दोनों ही कंपैरिजन में जाएंगे और कंपैरिजन के बाद फाइनल ग्रॉस टैक्स आएगा, और उसके बाद आगे नई प्रोसीडिंग शुरू होंगी। तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर ग्रॉस टैक्स है 5 लाख रुपए और आपका एएमटी मैट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो है सबको 7 लाख रुपए। और अब जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर में क्या बातें ध्यान रखनी, ये सब कुछ आपको मैट या एएमटी सिखाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने 7 लाख को कंसिडर किया बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मैट एंड एएमटी। तो अब 7 लाख बन जाएगा हमारा फाइनल ग्रॉस टैक्स, जबकि हमारा ग्रॉस टैक्स क्या था 5 लाख, लेकिन जब सिलेक्शन किया तो 7 लाख को चुना गया। तो 7 लाख बन गया हमारा फाइनल ग्रॉस टैक्स। उसके बाद की आगे की लड़ाई होती है। फाइनल ग्रॉस टैक्स के बाद उसमें से माइनस क्या होगा, रिबेट रिलीफ, तो वो बन जाएगा नेट टैक्स। उसमें जुड़ेगा इंटरेस्ट, तो बन जाएगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट। और उसके बाद उसमें से माइनस होगा दैट इज आपके प्रीपेड टैक्सेस जो आपने अब तक पे किए, वो सारे माइनस हो जाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो टैक्स आपका पेएबल है, और अगर वो नेगेटिव है तो इतना पैसा आपको रिफंड लेना है। तो ये फॉर्मेट आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। और जैसे मैंने कहा था, न्यूमेरिकल्स आपको मैं दे चुका हूं ताकि वो डिले नहीं हो। आप आज का सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप असाइनमेंट्स ले सकते हैं, कर सकते हैं घर पे। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसके फोटोज हमें मुझे भेजेंगे, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको टैक्स की टेबल दिमाग में बैठ चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कल हमने इतना पढ़ा था, अब उसमें हमने नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना कैसे सीखा था और स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालना कैसे सीखा था, वो भी आ जाता है। हमने कल क्या कहा था क्लास में कि जो भी टोटल इनकम होगी उसके दो पार्टीशन हो जाएंगे। हमने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 5 लाख आपकी टोटल इनकम है और स्पेशल इनकम को सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल इनकम के सेक्शन स्पेसिफिक हैं 110 से लेके 115 आई तक। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, 110 से लेके 115 आई। अगर इन सेक्शन को दिमाग में बिठा दिया तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई इनकम आपके सामने है, आपको ये देखना है कि क्या वो 110 से 115 आई में तो कवर नहीं हो रही है। अगर वो इनकम 110 से 115 आई में कवर हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो इनकम स्पेशल है, उनको अलग कर दीजिए। टोटल इनकम में से सारी स्पेशल इनकम सब अलग हो जाएंगी, तो बचेगा जो बैलेंसिंग फिगर उसको कहा जाएगा नॉर्मल इनकम।
तो नॉर्मल इनकम का टैक्स हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद स्पेशल इनकम का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब नॉर्मल इनकम में जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो बस देखना है कि असेसी कौन है। असेसी इंडिविजुअल है तो हमें एज फैक्टर्स देखने होंगे, अगर असेसी इंडिविजुअल नहीं है तो हमें एज फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी सरकार ने क्या बना रखा है प्रोविजन कि अगर असेसी इंडिविजुअल और उसकी एज 60 से कम है प्रीवियस ईयर में तो 2.5 लाख वाला स्लैब है। 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से अबव, ये रेट्स हमने कल डिस्कस करी थी। लेकिन अगर असेसी इंडिविजुअल है और उसकी एज 60 या उससे ऊपर बट लेस देन 80 यानी 60 टू 79 के रेंज में आ रहा है तो आपको देखना होगा कि क्या ये असेसी रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि 60 टू 79 में तो है पर वो रेसिडेंट नहीं है तो फिर वापस वो 2.5 लाख वाले स्लैब में ही जाएगा, इवन दो हिज एज और हर एज इज 79, 70, 68, 60 जो भी हो, पर वो रेसिडेंट नहीं है तो उसको वो 2.5 लाख वाले स्लैब में ही जाना होगा। अब अगर वो रेसिडेंट है तो 0 से 3 लाख, 3 से 5, 5 से 10 और 10 से अबव ये वाला स्लैब लग जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो असेसी रेसिडेंट है और उसकी एज प्रीवियस ईयर में 80 और अबव है, इसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं सुपर सीनियर सिटीजन, और इसके ऊपर स्लैब हो जाएगा 0 से 5, 5 से 10 और 10 अबव, ये भी हमने कल देखा था। अब सरकार ये भी कहती है कि मान लीजिए असेसी एओपी बीवाई है, असेसी एचयूएफ है, असेसी आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो असेसी एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर इनमें से कोई है तो फिर आपको डायरेक्ट 2.5 लाख वाला ही स्लैब उठाना होगा। ये तो बात थी इन लोगों की। अब अदर असेसी की बात भी हमने की थी जिसमें असेसी अगर फर्म या एलएलपी है तो फ्लैट 30% की रेट लगेगी, ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद अगर असेसी लोकल अथॉरिटी है तो भी 30% की रेट लगने वाली है, और अगर असेसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, 0 से 10,000, 10,000 से 20,000 और 20,000 से लेके 30,000 का स्लैब हमने अलग अलग ये जो बनाए थे, मतलब 10,000 तक का स्लैब, नेक्स्ट 10,000 और बैलेंस 10,000, तो 10%, 20%, 30% की रेट लगेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। अब बात करते हैं कंपनीज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपनीज में हमने देखा था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 2 पार्टीशन कर दो कि चेक करो कि प्रीवियस ईयर 17-18, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, माइंड करना हम अभी प्रीवियस ईयर 19-20 में खड़े हुए हैं और हमारा असेसमेंट 20-21 है, हम 19-20 में खड़े हैं लेकिन हम 19-20 का टर्नओवर नहीं देखेंगे, हम 17-18 का टर्नओवर देखेंगे। अगर 17-18 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको 30% रेट लगानी, और 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है तो फिर 25% की रेट लगाने होगी ऐसी डोमेस्टिक कंपनी पे। पर अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है ही नहीं, फॉरेन कंपनी है, तो फ्लैट 40% के रेट से ही आपको टैक्स देना होगा। तो ये हमने नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना तो सीख लिया। अब जब बात करते हैं स्पेशल इनकम की, तो फ्रेंड्स बार बार कह रहा हूं 110 से 115 आई, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर पूरा क्लियर होना चाहिए कि 110 से लेके 115 आई में कौन कौन से सेक्शंस कवर होते हैं। अब मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे कुछ बताता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि 110 से 115 आई में कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे। तो अब 110 से 115 में जो सेक्शंस कवर होने वाले हैं मैं एक एक करके उसके बारे में बता दूं। देखिए सबसे पहले ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट में सबसे पहला सेक्शन आता है 110, दूसरा आएगा सेक्शन 111 ए, तीसरा आएगा सेक्शन 112, चौथा आएगा सेक्शन 112 ए, फिर पांचवा आएगा सेक्शन 115 ए सीरीज। फ्रेंड्स अब ये यहां देखिए 115 ए सीरीज, अब ये ए सीरीज में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे वजह है। अब इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, इसमें आएंगे सबसे पहले 115 ए सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, इसमें आएगा सेक्शन 115 ए सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, फिर आएगा सेक्शन 115 ए बी, फिर आएगा सेक्शन 115 ए सी, फिर आएगा सेक्शन 115 ए सी ए, फिर आएगा सेक्शन 115 ए डी। फ्रेंड्स ये सारे सेक्शन जो हैं ये 115 वाली सीरीज में कवर हो रहे हैं, 115 ए वाली सीरीज में, अल्फाबेटिकल ए। तो देखिए अब मैं बता दूं यहां तक की अगर बात करें तो ये हम लोग पढ़ेंगे एओपी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यूआरटी में विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 86 के साथ, रिबेट 86 हमें पढ़नी है
तो हम उसके साथ एओपी चैप्टर में 110 को पढ़ेंगे। हम चाह के भी यहाँ नहीं पढ़ सकते। द रीजन इज दैट कहने के लिए 110 तो स्पेशल इनकम का सेक्शन है, लेकिन ये पूरी तरह से एओपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ एनआर, असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ फर्म, तो वहां पे हम असेसमेंट ऑफ जब एओपी पढ़ेंगे तब उसके साथ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर 111 ए, ये मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में, ये कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ है। 112 ये भी कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ है, और 112 ए ये भी कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ है तो ये कैपिटल गेन से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं। कल की क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, मैं उसको आप ब्रीफ कर देता हूं। 111 ए में कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और बेचते वक्त उसके ऊपर लग गया था एसटीटी। तो ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम 111 ए में लेके आएंगे और उसके ऊपर रेट लगेगी 15% की रेट। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। फिर 112 की बात करते हैं। जब भी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म के दो पार्ट हो जाते हैं, एक वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए में आएगा या फिर अदर में जाएगा। अब जो 112 ए में आएगा तो डेफिनेटली वो जनरल वाले सेक्शन में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अगर आपके हाथ में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो क्या वो 112 ए में तो नहीं आ रहा है। अगर 112 ए में आ रहा है तो आप पहले उधर लेके जाओ, बाकी का बैलेंस वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल सेक्शन 112 में जाएगा। तो जो भी गेन अगर आपके 112 में आ रहा है तो उसके ऊपर रेट लग जाएगी 20% की रेट। अब बात करते हैं, अगर आपका गेन 112 ए में कवर हो गया तो इसके ऊपर रेट लगेगी 10%, 10% की रेट लगानी है इसके ऊपर, लेकिन ये 10% लगाना है आफ्टर 1 लाख एग्जम्पशन। यानी जो भी गेन आपने कैलकुलेट किया है, जो भी गेन आपने कैलकुलेट किया है उस गेन में 1 लाख माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा उसके ऊपर 10% की रेट लगानी है। ये है 112 ए। अब ये भी हमने कल पढ़ा था कि 112 ए में कौन कौन से गेन कवर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर होगा, वो भी लॉन्ग टर्म किससे हो रहा है। तो इसने कहा है कि अगर आपके हाथ में कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट का नाम क्या है, इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन तीनों में से कोई एक सिक्योरिटी है आपके पास और इस सिक्योरिटी को आपने कैपिटल एसेट के रूप में रख रखा है। अब इसमें खास तौर पे अगर इक्विटी शेयर है तो इसको खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही समय आपने इसके ऊपर एसटीटी पे कर रखा है। और रही बात यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसके बेचते समय आपने जरूर एसटीटी पे कर रखा हो, खरीदते समय भले पे नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ऐसे सिक्योरिटी को बेचने पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म हुआ तो कोई बात ही खत्म हो गई, पर अगर इसको बेचते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में आएंगे, और 112 में ए में आने के बाद 1 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, फिर 10% की रेट पे इस पे टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा 112 ए कहता है। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं 115 ए की सीरीज। अब जो मैं लिखने जा रही, ये जो मैंने लिखा ऑलरेडी, उसके बाद जब बी सीरीज भी लिखूंगा, ये सब, ये सारे के सारे टॉपिक किस में कवर होंगे, ये सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे असेसमेंट ऑफ एनआर के अंदर। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सेक्शन कौन कौन से कवर होने वाले हैं। 115 ए सीरीज में 115 ए सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 1 क्लॉज बी, फिर ए बी, ए सी, ए सी ए, ए डी। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगले पोर्शन की, दैट इज सेक्शन नंबर 115 बी सीरीज। अब जब मैं बी सीरीज की बात करता हूं तो बी सीरीज में देखिए फ्रेंड्स, अब बी सीरीज में क्या क्या कवर होगा। तो बी सीरीज में सबसे पहले सेक्शन आएगा सेक्शन 115 बी, सेक्शन 115 बी ए, सेक्शन 115 डबल बी, फिर सेक्शन 115 डबल बी सी, सेक्शन 115 डबल बी ए। इसको हम इंटरचेंज करते हैं, पहले ए को लिख देते हैं, यहां पे आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा सी, फिर 115 डबल बी डी, 115 डबल बी डी ए, और फिर आएगा सेक्शन 115 डबल बी ई, सेक्शन 115 डबल बी एफ, 115 डबल बी जी। फ्रेंड्स, ये सारी सीरीज आपके 115 डबल बी बी वाली सीरीज में आने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, कल के क्लास में हमने जैसे ये सारे टॉपिक पढ़ लिए थे,
एक सेक्शन ये पढ़ लिया, 111 ए पढ़ लिया, 112 देखा, 112 ए देखा, ये चारों सेक्शन देखे। ये कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस्ड इन एनआर। एनआर के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, है स्पेशल इनकम की सीरीज पर, ये एनआर के साथ जाएगा, तो इस ब्लॉक को पूरा हटा दो। अब बी सीरीज में भी लगभग सारे के सारे सेक्शन, सिर्फ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था डबल बी के बारे में, हमने डबल बी डी ए के बारे में डिस्कस कर लिया था, दैट इज डिविडेंड इनकम पे टैक्स। लेकिन मैं बता दूं, ये वापस हम असेसमेंट ऑफ कंपनी में पढ़ेंगे, ये असेसमेंट ऑफ कंपनी में वापस आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमने डबल बी ई देख लिया, अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स लगेगा, ये वापस रिपीट होगा, दैट इज स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर, ये हमने कल कहा भी था, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन में वापस आएगा। और एफ और जी ये भी हम एनआर के केस में पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी बता दूं, एफ अभी हमने पढ़ा था और जी भी हमने देख लिया। जी था हमारा कार्बन क्रेडिट के सेल पे टैक्स, और एफ था हमारा दैट इज रॉयल्टी मिल रही है अगर आपने कोई पेटेंट बनाया और पेटेंट को इंडिया में रजिस्टर्ड किया और आपने उसको किसी को दिया यूज करने के लिए और वो आपको रॉयल्टी दे रहा है, तो उस रॉयल्टी की इनकम पे टैक्स। तो ये बी सीरीज भी देखा। अब इसके बाद 7th क्वेश्चन जो मैं यहाँ बना रहा हूं वो है सेक्शन 115 सी से लेके 115 आई, ये बिलोंग करेगा टुवर्ड्स एनआरआई। ये एनआरआई टॉपिक से जुड़ा हुआ सेक्शन है, एनआरआई। तो एनआरआई वाले जितने भी टॉप मतलब एनआरआई से रिलेटेड सेक्शन जो हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कहां से शुरू किया था, 110 पे शुरू किया था, ये 111 आई तक हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आप देख सकते हैं अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये बेसिक कैलकुलेशन करने का तरीका, हमारा फॉर्मेट हमेशा के लिए परमानेंट बन चुका है कि हम टैक्स और नॉर्मल इनकम से शुरू करेंगे और टैक्स पेबल तक जाएंगे। उसके बीच में जो सीरीज आ रही थी, ग्रॉस बेसिक टैक्स, नेट बेसिक टैक्स, फिर बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, फिर ग्रॉस टैक्स, ये कंपैरिजन ऑफ फाइनल ग्रॉस टैक्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वैसा ही वैसा रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं है। बस अब कौन से टॉपिक कहां जाने वो देखना है। तो हमने नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना तो सीख लिया, बहुत इजी था। असेसी को आइडेंटिफाई करो, उसकी रेट निकालो और उसकी जो भी नॉर्मल इनकम आ रही है उस पर वो टैक्स रेट लगा दो। लेकिन स्पेशल इनकम तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप स्पेशल इनकम को अलग नहीं करेंगे आप नॉर्मल इनकम तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि नॉर्मल इनकम तो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करना है, जब हम स्पेशल इनकम को देख रहे हैं तो ये सारे सेक्शन की सारी सीरीज आ चुकी है। अब ये सारे सेक्शंस होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ने, इसमें से कुछ सेक्शंस आपको असेसमेंट ऑफ एनआर में मिलेंगे, कुछ असेसमेंट ऑफ कंपनी में मिलेंगे, कुछ असेसमेंट ऑफ एओपी फर्म एलएलपी में मिलेंगे, और ऐसे करके ये सारे के सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे। लेकिन जो जनरल थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया, 111 ए, 112, 112 ए, ये चीज हमने डिस्कस की, 115 डबल बी, 115 डबल बी डी एक, ये बेसिक थे हमने डिस्कस किए। तो जो रह गए हैं उसकी बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा, वो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर होगा। तो आई होप ये भी पिक्चर क्लियर हो गई कि स्पेशल इनकम में कौन कौन से सेक्शंस कवर हो रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वापस हमारे उसी चार्ट पे कि भाई जब नॉर्मल इनकम पे टैक्स आ गया, स्पेशल इनकम पे टैक्स आ गया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे सामने आता है टोटल फिगर। अब उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पे जो मैं कल आपको क्लास में कह रहा था कि अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है तो वो हमारी टोटल इनकम में होगी ही नहीं, और जब होगी ही नहीं तो हमने ना तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगाया होगा, ना स्पेशल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर इनकम पे जब टैक्स लगा ही नहीं तो हम माइनस क्यों कर रहे हैं। तो यही जो एक रीजन था, उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम। अब ये इंटीग्रेटेड स्कीम को समझना है पहले, और उससे जुड़ी हुई बातें मतलब मैं आपको बताऊंगा। अब ये इंटीग्रेटेड स्कीम है क्या। सरकार ये कहती है, सरकार का ये कहना है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, ठीक है, टोटल इनकम तो उसका फिगर आएगा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप टोटल इनकम निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लिया, फिर दोनों को बाइफिकेट कर दीजिए नॉर्मल और स्पेशल में, वो भी हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब वो कहते हैं कि हम कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो इंटीग्रेटेड स्कीम यानी इंटीग्रेशन स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, बताइए क्या कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो एसएससी होगा वो कोई भी हो सकता है, लेकिन फर्म, एलएलपी और कंपनी नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा क्यों, बोले कि ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपका एसएससी कौन होगा, एनी बट नॉट फर्म, एलएलपी और कंपनी। इसके पीछे एक वजह थी, सरकार ने सिर्फ उन्हीं एसएससी को चुना जो स्लैब्स में आ रहे हैं, यानी इंडिविजुअल स्लैब में आता है, एचयूएफ स्लैब में आता है, एओपी स्लैब में आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन स्लैब में आता है। तो एलएलपी, कंपनी, फर्म, इनको यहां से हटा दे। तो पहली कंडीशन, आपका एसएससी इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन ये है कि इन असेसी के पास एग्रीकल्चर इनकम है, और तीसरी कंडीशन कि ये एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और चौथी कंडीशन कि इनकी जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करनी चाहिए। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या तो 2.5 लाख होगी, या 3 लाख, या 5 लाख होगी। तो आपकी जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, आपकी नॉर्मल इनकम उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है। तो पहली कंडीशन असेसी एनी बट नॉट फर्म एलएलपी एंड कंपनी। दूसरी कंडीशन सच असेसी के पास एग्रीकल्चर इनकम है। तीसरी कंडीशन कि ये एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। और चौथी कंडीशन कि आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 2.5, 3 या 5 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उससे एक्सीड होनी चाहिए। जब ये चारों बातें फुलफिल हो जाती है तो ऐसे एसएससी के ऊपर इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब इंटीग्रेशन स्कीम लागू हो जाएगी तो होगा क्या? तो अब सरकार कहती है कि आपने जब टोटल इनकम के 2 बाइफिकेशन कर लिए, नॉर्मल और स्पेशल, और आपने फिर चेक भी कर लिया कि इंटीग्रेशन स्कीम लागू हो रही कि नहीं हो रही है, और इंटीग्रेशन स्कीम लागू हो रही है। अब आप एक काम कीजिए, आपके पास जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको लेके आइए और आप उसको नॉर्मल इनकम के साथ जोड़ दीजिए। यही इंटीग्रेशन स्कीम का मेन कंसेप्ट है कि आप एग्रीकल्चर इनकम को लाइए, उसको नॉर्मल इनकम के साथ जोड़ दीजिए, और नॉर्मल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के जो टोटल आएगा, अब उसके ऊपर आप स्लैब रेट से टैक्स लगाइए। तो ये गलत है, पर सरकार यही हमसे करवाना चाहती है। सरकार ने कहा कि आप जोड़ के टैक्स निकालिए, तो हमारे मन में एक पॉइंट तो आएगा ही, सर जब एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है उसको जोड़ दिया, फिर टोटल जो आई उस पर हम टैक्स लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स दे ही रहे हैं सरकार को। तो ये बात सरकार भी जानती है कि गलत है, पर सरकार ऐसा काम हमसे करवा रही है। क्यों? उसके पीछे देखिए आगे रीजन है। अब हमने टैक्स और नॉर्मल इनकम साथ में हमने एग्रीकल्चर को जोड़ के टैक्स निकाल लिया। अब टैक्स और स्पेशल इनकम जैसे निकालते हैं वैसे हम वो भी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे टोटल आएगी। अब सरकार कहता है कि जो गलत काम हुआ है ना उसको रेक्टिफाई कर दो। मतलब आपने जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया ना हमारे कहने पे, सरकार ने कहा तभी तो हमने किया, तो सरकार कहती है हमारे कहने पे आपने एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा और उस पर टैक्स लगा दिया, ये जो गलत था अब उसको रिवर्स करके रेक्टिफाई कर दिया। अब कैसे अपनी गलती को रेक्टिफाई करवा रही है सरकार? सरकार कहती है कि आप एक काम कीजिए, वापस एग्रीकल्चर उठाइए और उस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कीजिए, और जो भी टैक्स आएगा वो आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया। अब हमारे कहने पे वापस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स माइनस कर दीजिए। तो अब जो फिगर आएगा इसमें इस वाले टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकल चुका है। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। तो सवाल अब ये पैदा होता है, तो जब आपको ऐड करवा के माइनस करवाना ही था तो फिर ये कंसेप्ट लाई क्यों? क्या जरूरत थी इस चीज की? व्हाट वाज नीड इन इट? तो गवर्नमेंट ने कहा, या कहा इस डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर इन्होंने इस तरकीब से हमने जो महसूस किया वो क्या महसूस किया कि जब हम एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ रहे हैं नॉर्मल इनकम में, और उसके जोड़ने की वजह से जो टैक्स बढ़ गया। अब टैक्स जैसे अगर मेरे पास नॉर्मल इनकम जो थी वो सपोज 4 लाख थी और एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख उसमें मैंने जोड़ दी, अगर एग्रीकल्चर इनकम मेरी 1 लाख थी तो वैसे तो मैं 4 लाख पे टैक्स लगाता क्योंकि मेरी नॉर्मल इनकम तो 4 लाख थी, पर सरकार के इंटीग्रेशन स्कीम की वजह से मुझे 1 लाख नॉर्मल इनकम में जोड़ना पड़ा। तो 1 लाख प्लस 4 लाख जोड़ के अब वो 5 लाख हो गया। अब 5 लाख पे मैंने टैक्स लगा लिया। फिर जब मैं नीचे आया तो अब मुझे कहती सरकार कि 1 लाख पे वापस टैक्स निकालो, जो भी टैक्स आएगा वो आप माइनस कर देना। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर अगर सरकार जब जुड़वा रही थी टैक्स तो उन्होंने सपोज ऐड करवाया टैक्स का अमाउंट 5,000 रुपए, पर जब माइनस करवाया तो वो पूरे 5,000 माइनस नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स। माइनस करते वक्त शायद वो 4, 4.5, 3, 2.5 या 2 ही माइनस हो रहे हैं, पर दिख क्या रहा है, दिखाई क्या दे रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जोड़ा और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स माइनस किया। ये हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है, पर हकीकत में अमाउंट वाइज ऐड हुआ कुछ और माइनस हुआ कुछ और ऑब्वियसली उसमें होता है क्या, ऐड होता है ज्यादा और माइनस होता है कम। अब ऐड करते वक्त तो ऐड करवा दिया 5,000 का टैक्स एक्स्ट्रा और माइनस कराते वक्त माइनस करा दिया सपोज 3,000 का टैक्स, तो अल्टीमेटली 2,000 का टैक्स तो अंदर रह ही गया। तो ये सरकार की चालाकी थी और सरकार ये 2,000 एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए ऐसी इंटीग्रेटेड स्कीम लेके आई है, और जिसको हम मना नहीं कर सकते, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने के लिए सरकार क्लियर है कि देखो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स जोड़ा गया पर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स वापस माइनस भी तो किया गया। कहने के लिए कितना आसान है, पर रियलिटी एट द बैकग्राउंड जब चेक करते हैं तो ऐड हुआ कुछ और माइनस हुआ कुछ और।
अब जो बात मैंने बोली है इसको हमने असाइनमेंट में न्यूमेरिकल के रूप में भी डाल रखा है, इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी देख लेंगे, पर ओवरव्यू तो आपको मिल चुका है कि ये हो क्या रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैंने कहा इसका एक्चुअल वर्किंग कैसे होगी। तो जैसे मैंने कहा आपने टोटल इनकम के दो बाइफिकेशन की, नॉर्मल स्पेशल, फिर आपने चेक किया इंटीग्रेशन स्कीम एप्लीकेबल हो रही कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप जो भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम है वो नॉर्मल इनकम में लाके जोड़ दीजिए, और दोनों जोड़ने के बाद जो फिगर आएगा उस पर आप टैक्स निकालिए, तो वो हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1A का टैक्स, वो हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट 1A का टैक्स, यानी टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। फिर स्पेशल इनकम का जो टैक्स आता है वो आने दो, वहां पे आ जाएगा, दोनों को जोड़ दिया। अब लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये माइनस कैसे होगा? तो इसको माइनस करने के लिए सरकार ने एक तरीका बताया। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में 1 लाख हमारे एग्रीकल्चर इनकम थी, अब इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर सपोज आपके ऊपर 2.5 लाख का स्लैब लगता है तो 2.5 लाख तक तो टैक्स जीरो होता है, तो 1 लाख पे टैक्स तो जीरो ही हो गया। तो ऐसा नहीं करेंगे, सरकार ने कहा है कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम है उस पर जब टैक्स निकालना होता है तो तरीका ये होता है कि एग्रीकल्चर इनकम में आपको आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी आपका जो स्लैब का जो लिमिट है वो ऐड कर दीजिए। तो 1 लाख में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने के बाद जो टोटल आएगा उस पर आप टैक्स निकालिए, और उस पर जब हम टैक्स निकालेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, वो टैक्स का फिगर हमारा कहलाएगा लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, और वो हम यहाँ माइनस करेंगे। ये चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, आप देखिए ये आपको नोट्स में मिल जाएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी आपका नॉर्मल, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब नॉर्मल इनकम, इसको कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब है नॉर्मल इनकम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NI। तो आपने एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ा, जो फिगर आया उस पर आपने टैक्स निकाल लिया, बराबर। अब ये टैक्स आ गया। अब एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपने जोड़ा, ये जोड़ दिया, तो एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख थी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की थी। अब उसका भी टैक्स निकालो, उसका टैक्स निकाले टैक्स, अब ये टैक्स आ गया, तो ये टैक्स आपका वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर माइनस होगा। इसको हम वर्किंग नोट नंबर 2 में डिडक्ट करेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे कि फायदा और नुकसान कितने का हुआ सरकार को, तो आपने जब इसको जोड़ के जो टैक्स निकाला था और अब जो टैक्स आया, इन दोनों टैक्स का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ टैक्स इज अ बेनिफिट टू द गवर्नमेंट। बेसिकली देखा जाए तो जोड़ने पे और घटाने पे क्या हुआ, ये बेसिक डिफरेंस सरकार को फायदा हो रहा है। खैर ये मैं अब न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको समझेंगे कैसे। चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें और इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को ध्यान समझना क्योंकि हम सारी चीजें कवर करेंगे इसमें। अब हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं यहां पे। तो अब मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, जो अब तक हमने पढ़ी है हम उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। अब सपोज मिस्टर ए, ठीक है, ये पहला एग्जांपल हमारा, मिस्टर ए, इसकी टोटल इनकम है सपोज फॉर एग्जांपल 7,80,000। अब 7,80,000 इसकी इनकम है और ये टोटल इनकम है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जो फिगर दे रखा है हमें, तो एग्रीकल्चर इनकम जो इसकी आ रही है वो आ रही है सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50,000, ठीक है। फाइन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसके बेसिस पे अब हमें सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, अब सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है कि देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आप टोटल इनकम लीजिए। टोटल इनकम आपकी 7,80,000 है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम में। अब हम सबसे पहले, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्पेशल इनकम रहेगी, तो हम यहां पे आए, हमने पूछा स्पेशल इनकम कितनी है, तो क्वेश्चन में नो इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये हमारी हो गई निल। यस फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी निल। अब ये पहला एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में मैं स्पेशल इनकम भी ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये हो गई निल। अब जब ये निल हो गई तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर, अब ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो जाएगा, 7,80,000 पूरा के पूरा हमारा, दैट इज नॉर्मल इनकम। अब सेकेंड पार्ट, हमें चेक करना होगा कि क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम,
क्या इंटीग्रेटेड स्कीम हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं? तो हम चेक करते हैं। हमने चेक क्या किया, हमारा जो असेसी है वो इंडिविजुअल है। तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हमारा जो असेसी होगा वो असेसी फर्म नहीं होना चाहिए, वो असेसी हमारा कंपनी नहीं होनी चाहिए, एलएलपी नहीं होनी चाहिए, वो इनके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो अब असेसी इंडिविजुअल है क्योंकि हमने मिस्टर ए का एग्जांपल लिया है, तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, उसके पास एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, तो हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, यस। और तीसरा, अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास 1 लाख रुपए, सॉरी 50,000 रुपए का एग्रीकल्चर का इनकम का अमाउंट है। एग्रीकल्चर इनकम हमारा कितना था, 50,000। एग्रीकल्चर इनकम हमारी 50,000 है, तो हम यहां लिख देते हैं 50,000। तो ये एक्सीड करती है 5,000 को, ठीक है। तो अब सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली क्योंकि ये एक्सीड कर रही है 5,000। तो यहां पे अब क्या हो गया, ये एप्लीकेबल हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रही सारी बातें। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में जो हमारी टोटल इनकम है जिसका अभी हमने बाइफिकेशन किया है, और जो बाइफिकेशन हमने किया है जिसमें नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम ये तो हो गई निल, और नॉर्मल इनकम हमारी हो गई 7,80,000 रुपए। इसमें हम ऐड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज 50,000 रुपीज। और जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 8,30,000 रुपए, 8,30,000 रुपीज। फ्रेंड्स अब देखिए, अब यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। अब जब हम टेबल बनाएंगे, अब देखिए अब हमारा टेबल बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ये आपको हमेशा लिखना चाहिए क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पर ये नहीं बताते एग्जामिनर को कि वो किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, टोटल इनकम निकाल रहे हैं, या किसी हेड की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक है पर एसेंशियल है कि आप हमेशा इंडिकेट करें कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, अब जो हमारा टेबल का फॉर्मेट है दैट इज, सॉरी पूरा परफेक्टली बना देते तो हमारा सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा वर्किंग नोट, फिर आएगा हमारा अमाउंट। अभी मैं कैलकुलेशन वहीं तक कर रहा हूं जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले यहां पे सबसे पहले आएगा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1A, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम वर्किंग नोट नंबर 1B। आज इसका आ जाएगा टोटल, फिर हम माइनस करेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, और यहां पे आएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा इसको हम बोलेंगे ग्रॉस बेसिक टैक्स, ग्रॉस बेसिक टैक्स। आई होप फ्रेंड्स यहां तक तो मैं टेबल यहीं तक बना रहा हूं क्योंकि इसके आगे अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम का पॉइंट था मुझे वो क्लियर करना है। तो देखिए अभी फिलहाल तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये तो निल है, तो ये तो एक काम हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन वाइज हमें किस बात का ध्यान रखना होगा। अब हमें यहाँ पे वर्क नोट पे आता हूं। अब देखिए ऐसा ही है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा आपकी कॉलम आपकी टेबल्स बढ़ती जाएंगी और आपको उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 1A, तो जो हमारी टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम है तो दैट वाज, हमारा फिगर था 830 हो चुका है अभी ये फिगर, 30 पे हमें टैक्स निकालना है। अब चूंकि ये मिस्टर ए है और क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रखा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनकी एज इज लेस देन 60, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे बाइफिकेशन हो जाएगा,
2.5 लाख रुपए अलग निकल जाएंगे, नेक्स्ट 2.5 लाख अलग हो जाएंगे। देखिए क्योंकि हमारा स्लैब 2.5 लाख है, फिर उसके बाद 2.5 से 5 लाख है, और 5 से फिर 10 लाख है। हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर तो नहीं जा रही, लेकिन 5 लाख से ऊपर, तो 5 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे तो रेट लगेगी निल, यहाँ पे रेट लगेगी एट द रेट ऑफ 5%। अब 5 लाख की इनकम यहाँ तक आ चुकी है, तो बाकी की 3,30,000 रुपए की इनकम यहाँ पे कवर होगी, और इसके ऊपर रेट लग जाएगी 20%। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का टैक्स हो गया 0, यहाँ का टैक्स हो गया 12,500। अब यहाँ पे 3,30,000 पे टैक्स हो जाएगा 66,000 रुपीज। तो अब 66,000 रुपीज और 12,500, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा, दैट इज 500, 78,500। तो 78,500 हमारा क्या है, हमारा है दैट इज टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78,500, हमारी टोटल आ जाएगी 78,500। अब हमें जो माइनस करना है वो है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब ये वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये हमने कैसे निकाला। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे, तो अब इसके आगे की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो अब ये आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए, क्योंकि ये हमारे सब वर्किंग नोट का पार्ट है, मैं 1B में लिख दूंगा, सिंस देर इज नो स्पेशल इनकम सो नो टैक्स लायबिलिटी। तो हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी यहाँ नहीं बनती है। अब अगला वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। अब अगले वर्किंग नोट में देखिए हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 है। अभी वर्किंग नोट नंबर 2 में टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, अब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे हम, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर इनकम है बस वो ले लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम हमारी कितनी थी, 50,000 रुपए। 50,000। अब आप देखिए, ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे तो हम टैक्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो बेसिकली सरकार ने जो बता रखा है स्लैब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, वो 2.5 लाख तक का है। तो अब अगर 50,000 की इनकम है तो इस पे टैक्स तो निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज रिलेवेंट रिलेवेंट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। रिलेवेंट मतलब जो भी आपके ऊपर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एप्लीकेबल हो रही है, वो वाली बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपको इस्तेमाल करनी होगी। और यहाँ पे हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की, सॉरी 2.5 लाख रुपए की, सॉरी। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 3 लाख रुपए। अब इस पे टैक्स निकालना है, सॉरी, अब इस पे हमें टैक्स निकालना है। तो यहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, ये मैं बेसिक इजी करके दे रहा हूँ ताकि जो भूल चुके हैं टैक्स निकालना, तो ये ऐसे पाइफिकेशन करने से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये 2.5 लाख रुपए पे तो रेट लग जाएगी आपकी निल, और यहाँ पे लग जाएगा आपका 5%। तो यहाँ पे तो हो गया 0, और यहाँ पे हो गया 2,500 रुपए। तो ये 2,500 रुपए फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारी मेन टेबल में लेके जाएंगे, और ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे। जब ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा फिगर हो जाएगा, दैट इज 76,000। तो फ्रेंड्स आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम कैसे कैलकुलेशन करके इसका टैक्स निकाल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड तरीका है टैक्स निकालने का। अभी हमने सिर्फ वर्किंग नोट नंबर 2 तक देखा, अभी एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें स्पेशल इनकम भी हम कवर कर सकते हैं। हमें अल्टीमेटली ये दिखाना है कि हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर इनकम का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने का कारण ही यही था, ताकि एक बार आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब फ्रेंड्स देखिए, असाइनमेंट जो मैंने आपको दिए हैं उसमें एक ही क्वेश्चन में अलग अलग केसेस हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, और जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे कल, इसलिए मैं लाइव क्लास लेने की बात कर रहा हूं ताकि आपके डाउट्स भी हमारे सामने क्लियर हो जाए।
तो कल की क्लास हमारी लाइव क्लास होगी, टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे टाइम ऑलमोस्ट मैंने सोच रखा है कि 11 से 2, फिर भी अपन क्लास में चैट मतलब व्हाट्सएप पे चैट करके डिस्कस कर लेंगे कि टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। फ्रेंड्स अब देखिए इसके बाद अब हम वापस हमारे मेन कंटेंट पे आ जाते हैं। तो जो हमारा मेन कंटेंट है, अब उसमें वर्किंग नोट 2 के बाद आएगा वर्किंग नोट नंबर दैट इज 3। अब वर्किंग नोट नंबर 3 क्या कहता है, उस पर भी आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 हमें कहता है रिबेट के बारे में। रिबेट 87A की रिबेट कैसे निकाली जाएगी। देखिए ये बहुत आसान रिबेट है, पर ध्यान रखना है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये रिबेट के लिए कंडीशंस जो आपके सामने दिख रही है आपको, वो सबसे पहली कंडीशन है कि असेसी कौन होगा, इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे 7% में से किसी को नहीं। 87A की रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, यानी क्वेश्चन अगर कंपनी का है तो 87A की रिबेट भूल जाओ। हमारे टेबल में जब हमारे फॉर्मेट में 87 लेस रिबेट इंटरसेक्शन 87A आएगा तो वहां पे नॉट एप्लीकेबल लिखना होगा। फ्रेंड्स एक और बात, निल और नॉट एप्लीकेबल में बहुत फर्क है। निल एक फिगर है, कैलकुलेटेड फिगर है। नॉट एप्लीकेबल मतलब यहाँ पे फिगर्स आ ही नहीं सकते। तो जब ऐसे असेसिंग हैं जिनके ऊपर ये रिबेट के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, वहां निल मत लिख देना, रिबेट सॉरी वहां पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। इंडिविजुअल के बाद वो असेसी कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए रेसिडेंट। ये रेसिडेंट वर्ड जो है, रेसिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया में रेसिडेंट होगा तो ही काम बन पाएगा, तो ही उसको 87A की रिबेट मिलेगी। तो इंडिविजुअल तो होना जरूरी है, लेकिन साथ में रेसिडेंट होना भी जरूरी है। अब रिबेट कितनी मिलेगी उसको, तो रिबेट मिलेगी यहाँ पे, सॉरी तीसरी कंडीशन पे आते हैं, फिर रिबेट के फिगर पे आते हैं। तीसरी कंडीशन कहता है कि उसकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड है ध्यान रखना, टोटल इनकम, ना कि वर्ड नॉर्मल इनकम, ना कि वर्ड स्पेशल इनकम। एक्ट ने वर्ड यूज किया है टोटल इनकम। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो ही उसको ये रिबेट मिल सकती है। तो अब इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए और टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अप टू 5 लाख है चलेगा, पर 5 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब रिबेट कितनी मिलेगी, तो रिबेट मिलेगी कि जो भी उसका टैक्स आ रहा है, अब कौन सा टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट हो जाने के बाद जो टैक्स का फिगर है। अभी जैसे हमारे क्वेश्चन में जो वर्किंग नोट नंबर 2 के बाद जो टैक्स फिगर आया था 76,000 जो भी फिगर आया था वो, या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर। लेकिन हमारे इस एग्जांपल में रिबेट नहीं मिलेगी, क्यों, वो इंडिविजुअल है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो रेसिडेंट भी होगा। तो तीसरी कंडीशन की उसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड होनी चाहिए, पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि उसकी टोटल इनकम तो वैसे ही 5 लाख से ज्यादा थी। तो वहां पे हम रिबेट नहीं दे पाएंगे, हम वहां लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर कोई एसएससी है जिसकी इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है तो बिल्कुल हम उनको रिबेट देंगे। तो जितना भी वर्किंग नोट नंबर 2 के बाद जो टैक्स आ रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बेसिक टैक्स, तो इसको हम हमेशा कंपेयर करेंगे, दैट इज हमारे टेबल के हिसाब से ग्रॉस बेसिक टैक्स ऑफ 12,500 विच एवर इज लोअर। जो भी लोअर होगा वो फिगर का आपको बेनिफिट लेना है। तो ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसके बाद हमारा ये जो सेशन है बेसिकली जो मुझे समझाना था ग्रॉस टैक्स वो खत्म हो जाएगा। अब वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5, जो बेसिकली बनता है हमारे सरचार्ज के ऊपर। अब सरचार्ज में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। ये जैसे एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट था वैसे ही मार्जिनल रिलीफ भी इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, तो सबसे पहले तो ये समझो कि सरचार्ज किसके ऊपर लगता है और उनकी रेट क्या होती है। तो यहाँ पे सरकार ने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया और कॉम्प्लिकेशन ये पैदा किया कि अलग अलग असेसी के लिए अलग अलग रेट्स बना रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वही जो हमारा जो स्लैब वाला कंसेप्ट था, दैट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन लोगों के लिए जो सरकार ने जो सरचार्ज का जो ब्रैकेट बना रखा है वो क्या बना रखा है, शुरू के 50 लाख तक निल, कोई सरचार्ज नहीं। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान रखना वर्ड यहाँ पे टोटल इनकम आपको चेक करना है, अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है, 50 लाख तक है अप टू, क्योंकि देखिए ये भी फ्रेंड ध्यान रखना है अप टू, और ये इनकम मतलब क्या, इनकम मींस टोटल इनकम, ये बात ध्यान रखना है, इनकम का मतलब टोटल इनकम, और अप टू मतलब 50 लाख तक। 50 लाख 1 रुपया हो जाएगा, 50 लाख 1 रुपया हो जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। तो अब अपर इनकम आपकी अबव 50 लाख अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक है
तो रेट क्या लगेगी 10% की। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन अप टू 2 करोड़ है तो रेट क्या लगेगी 15%। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ तक है तो रेट क्या लगेगी 25%। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी रेट क्या लगेगी 37%। ये अभी फाइनेंस एक्ट 19 का अमेंडमेंट था। तो फ्रेंड्स रेट्स देखिए आप कितनी ज्यादा हो गई है। 0% की रेट है, फिर उसके बाद 10% की रेट है, 15% की रेट है, 25% की रेट है और 37% की रेट। और स्लैब भी समझना है 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से आपका 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा। तो ये जो स्लैब 50 मतलब इन शॉर्ट ये ध्यान रखना शुरुआत हुआ है 50 लाख से और एंड हो रहा है 5 करोड़ से ऊपर। तो 5 करोड़ से ऊपर पे 37 और 50 लाख तक 0%। तो वापस रिपीट करता हूं 0 टू 50 लाख नील, 50 लाख से ऊपर लेकिन 1 करोड़ तक 10%। फिर उसके बाद 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ दैट इज 10% के बाद सीधा 15%। उसके बाद 2 करोड़ से लेके 5 करोड़, अब 2 से 5 करोड़ का जंप है और यहाँ पे रेट आपकी सीधी 15 से कितनी हो जाएगी 25%। और उसके बाद 5 करोड़ से ज्यादा तो रेट हो जाएगी 37%। ये बात किस किस के लिए थी, इंडिविजुअल के लिए भी थी, एचयूएफ के लिए भी थी, एओपीबीआई के लिए भी थी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए, इन चारों के लिए थी। तो बचा कौन, कंपनी, फर्म, ये दो बच गए। तो देखिए कंपनी और फर्म पे भी आ जाते हैं और साथ में लोकल अथॉरिटी भी बच गई तो उस पे भी आ जाते हैं। और कॉर्पोरेट सोसाइटी का हमेशा एक अलग से हम रेट्स वाइज डिस्क्राइब करते हैं इसलिए उसके ऊपर भी हम रेट्स डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये जो तीनों के तीनों टॉपिक हैं ये हमारे किसके हैं, कंपनी पे आ गए। फर्म और लोकल अथॉरिटी को हमने साथ में रख दिया, ये हमारे यहाँ आ गया। लोकल अथॉरिटी फर्म और एलपी सॉरी, और थर्ड जो लोकल अथॉरिटी हमने यहाँ पे कर दिया। और कॉर्पोरेट सोसाइटी को हम अलग से डिस्कस करते हैं हमेशा, इसलिए कॉर्पोरेट सोसाइटी की रेट दे दी। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या पता है, 0 से 50 लाख तक तो इंडिविजुअल को भी नहीं देना था, इनको भी नहीं देना है। 50 लाख से 1 करोड़ तक इंडिविजुअल को 10% के रेट से टैक्स देना है सरचार्ज का, लेकिन इन लोगों को किसी को भी 1 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं, 0%, कोई टैक्स नहीं। अप टू 1 करोड़ टोटल इनकम, देखिए टोटल इनकम लेस देन 1 करोड़ तो इनको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है, नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। तो 1 करोड़ तक तो ये माफ हो गए। लेकिन अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो इनके ऊपर टैक्स रेट्स चालू हो जाएंगी। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं। डोमेस्टिक कंपनी पे सरकार कहती है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक आपकी रेट होगी 7%। और 10 करोड़ से लेके अगर ऊपर की तरफ जाए 10 करोड़ से ऊपर तो आपकी रेट हो जाएगी 12%। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो रेट हो जाएगी 7% और 12%। तो 7% तो वो हो गई दैट इज जिनकी 1 से 10 के बीच में है, और 12% उनके लिए होगी जिनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ऊपर है। अब ये रेट उन कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है जो जिनका टर्नओवर 17-18 में 400 करोड़ से नीचे था, लेकिन जिनका टर्नओवर प्रीवियस 17-18 में 400 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर भी सेम टू सेम रेट है। तो इनकम टैक्स की रेट 25 और 30 हो गई, लेकिन सरचार्ज की रेट 7 और 12 वही की वही रहेगी। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी के लिए थोड़ा सा कम है। अब फॉरेन कंपनी के लिए कहते हैं यहाँ पे, फॉरेन कंपनी के लिए लिखा है 2%। फॉरेन कंपनी के लिए लिखा है रेट 2%, 2% की रेट है। कब, अगर आपका टैक्स सॉरी टोटल इनकम का अमाउंट आपका दैट इज 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो। लेकिन 10 करोड़ से ऊपर होते ही रेट बढ़ जाएगी और रेट हो जाएगी दैट इज 5%, 5%। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्म और एलएलपी। अब फर्म और एलएलपी में सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा, लेकिन वो चाहे 1 करोड़ से 10 करोड़ हो या 10 करोड़ से ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट दोनों ही केस में 12-12% है। उसी तरह से लोकल अथॉरिटी में भी दोनों ही केस में रेट 12-12% है। और उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी रेट चाहे 1 करोड़ से 10 करोड़ हो या 10 करोड़ से ऊपर हो रेट 12-12% ही होगा। ये सिर्फ कंपनीज के लिए दो तरह की रेट्स यूज की हैं, 7 और 12 और 2 और 5, और इंडिविजुअल में तो अलग अलग स्लैब्स यूज किए हैं। अब रही बात, ये था वर्किंग नोट नंबर 4। आपने वर्किंग नोट नंबर 5 को भी इस पे इनकॉर्पोरेट कर दिया जिसका नाम है दैट इज हायर एजुकेशन सेस। सभी केस में आप देखिए सभी के सभी केस में 4% के रेट से क्या लगेगा, हायर एजुकेशन सेस। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहता हूं, हमारे हाथ में जब हम लोग ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट कर चुके रहते हैं यानी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम माइनस हो जाता है, तो हमारे हाथ में क्या कहलाता है, ग्रॉस बेसिक टैक्स। उस ग्रॉस बेसिक टैक्स में हम क्या माइनस करेंगे, रिबेट एंड रिलीफ। तो हमारे हाथ में क्या आएगा, नेट बेसिक टैक्स। और उस नेट बेसिक टैक्स में हम क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे। नेट बेसिक टैक्स पे लगेगा सरचार्ज, नेट बेसिक टैक्स पे लगेगा सरचार्ज। दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उस पे लगेगा हायर एजुकेशन सेस।
तो हायर एजुकेशन सेस जब लगेगा तो ऑलरेडी आपके ऊपर टैक्स प्लस सरचार्ज आ चुका होगा, टैक्स में सरचार्ज जुड़ चुका होगा, उसके ऊपर 4% लगाना है फ्रेंड्स, इस बात को जरूर ध्यान रखना, और ये बन जाएगा आपका ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब फ्रेंड्स आते हैं सरचार्ज के दूसरे पहलू। अब सरकार, आप समझिए सरकार की एक पहल हुई और बहुत अच्छी पहल थी। सरकार ये कहती है कि मान लीजिए एक 80 इंडिविजुअल की बात करें, उसकी इनकम है 50 लाख, तो 50 लाख तक तो सरचार्ज लगेगा नहीं। अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है उसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। अब उसकी इनकम है 50 लाख, सपोज कोई भी फिगर लीजिए, 50 लाख 10,000 रुपए, 50 लाख 10,000, सिर्फ 10,000 ऊपर है, सिर्फ 10,000 पर होगा क्या, उसने जितना भी बेसिक टैक्स निकाला होगा उस पर लग जाएगा, ग्रॉस बेसिक टैक्स निकाला होगा उस पर लग जाएगा सरचार्ज। सॉरी, तो ये सरचार्ज उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो लगेगा 10% की रेट से। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है उस एसएससी के ऊपर, सिर्फ 10,000 की इनकम ज्यादा होने से कहीं अमाउंट ज्यादा उसका सरचार्ज हो जाएगा। तो ये अनवांटेड हार्डशिप थी। तो इस अनवांटेड हार्डशिप को रोकने के लिए सरकार ने एक रिलीफ पैदा की जिसका नाम था मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आपको समझना होगा और इसको मैं एक वर्किंग नोट के थ्रू ही डायरेक्टली आपको समझाऊंगा कि आखिर ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट काम कैसे करता है। चलिए फ्रेंड, तो मैं आपको ये मार्जिनल रिलीफ की थ्योरेटिकल नोट्स पूरे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं घर पे इसको आराम से। अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि इस पे हम काम कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जांपल नंबर 2 से हम ये सरचार्ज के कंसेप्ट को समझते हैं विद मार्जिन रिलीफ कि ये आखिर ये है क्या। तो देखिए अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एसएससी जो है मिस्टर ए है जिसकी एज 37 ईयर्स है और उसकी टोटल इनकम 50,08,000 रुपए है, यानी 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर जा रही है 8,000 रुपए, और उसके पास कोई स्पेशल इनकम नहीं है, नो स्पेशल इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है। अब हमें उसकी कंपटीशन करनी है। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका, हम टेबल जो हम बनाते हैं वो यहाँ पे बनी हुई है, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ये हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालेंगे। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे मैं पहले से लिख सकता हूँ नॉट एप्लीकेबल, और टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम भी, एग्रीकल्चर इनकम है नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं ताकि वही टोटल फिर नीचे आ जाएगी। रिबेट, यहाँ पे रिबेट भी नहीं है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। तो हम क्योंकि 50 लाख से ऊपर की इनकम जा रही है, वैसे ही 5 लाख से ऊपर जाती है टोटल इनकम तो ही हम सरचार्ज नहीं देते हैं, सॉरी रिबेट नहीं देते, ये तो 50,08,000 रुपए की इनकम है। फिर उस वो आ जाएगा नेट बेसिक टैक्स, फिर लगेगा सरचार्ज। अब सरचार्ज में जो हमें कंसेप्ट समझना है कि विद और विदाउट मार्जिन रिलीफ क्या है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। और फिर ये टोटल बन जाएगी बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। उसके बाद लगेगा हायर एजुकेशन सेस, ये हम पढ़ेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में, और हमारा ग्रॉस टैक्स जो हमारा मेन कंसेप्ट है, ग्रॉस टैक्स तक पहुंचना, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 को। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम देखते हैं हमेशा कि टैक्स और नॉर्मल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल इनकम की 2 बाइफिकेशन करने होंगे, यानी 50,08,000 की इनकम के 2 बाइफिकेशन। तो एक हो जाएगा दैट इज नॉर्मल, एक होगा स्पेशल। स्पेशल तो क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा, नॉट एप्लीकेबल, तो बैलेंसिंग फिगर पूरा के पूरा बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे बन जाएगा दैट इज नॉर्मल इनकम। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका बन गया नॉर्मल इनकम। अब यहाँ पे 50,08,000 पे टैक्स कैसे निकाला जाएगा, तो इस टैक्स को निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका वही है कि 10 लाख तक तो हमें पता है कि फिगर क्या होता है, दैट इज 1,12,500, और बाकी 40,08,000 पे टैक्स निकालना है। अब 40,08,000 यानी 30% 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख और 8 का 24, तो 12,24,000 रुपए ये हो जाएगा। तो 12,02,400 और 1,12,500, तो ये टोटल करके हमारे पास फिगर जो आ रहा है वो आ रहा है दैट इज 13,14,900। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 का फिगर बन गया। तो इसको हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में इंसर्ट कर देते हैं। अब वर्किंग नोट नंबर 1 में आ जाएगा 13,14,900। अब यही हमारा टोटल हो जाएगा 13,14,900। ये हमारा बन गया ग्रॉस बेसिक टैक्स 13,14,900, और फिर नेट बेसिक टैक्स हो जाएगा वापिस 13,14,900। और अब सरचार्ज के लिए हमें वर्किंग नोट 2 पे जाना पड़ेगा। तो 13,14,900 के बाद अब सरचार्ज की कैलकुलेशन। अब सरचार्ज की कैलकुलेशन में इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है, तो आपको पता है 50 लाख से 1 करोड़ के स्लैब में रेट क्या लगेगी, रेट लगेगी 10%। तो यहाँ पे हम जब 10% लगाएंगे तो हमारा जो टैक्स आया था अभी दैट इज ग्रॉस बेसिक टैक्स, वो आया था 13,14,900, इसका 10% बन जाएगा 1,31,490 रुपए।
फ्रेंड्स ये कायदे से ये फिगर जाएगा वर्क नोट नंबर 2 में, पर नहीं, हमें समझना है मार्जिनल रिलीफ क्या है। क्योंकि देखिए अब आप इमेजिन कीजिए 50 लाख की इनकम है और उस पे सिर्फ 8000 एक्स्ट्रा हुआ है, तो 8000 एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या हो गया फ्रेंड्स, 8000 एक्स्ट्रा होने की वजह से 1,31,490 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हार्डशिप है एसएससी के ऊपर, और इसी को देखते हुए सरकार ने ये हार्डशिप निकालने की बात कही और सरकार ने मार्जिनल रिलीफ जैसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होता तो हम शायद 1,31,490 रुपए हम डायरेक्टली वर्क नोट नंबर 2 में जोड़ते और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते। तो अब मार्जिन रिलीफ क्या कहती है उसको समझना है। तो देखिए जब भी आप मार्जिनल रिलीफ को पढ़ें तो आप जब सॉल्व करें तो आपको 2 पार्ट में कैलकुलेशन करनी है, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि हमें मार्जिनल रिलीफ लेनी भी है या नहीं लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स एक सर्टेन टाइम तक मार्जिनल रिलीफ फायदेमंद रहेगी, पर एक सर्टेन टाइम के बाद वो मार्जिनल रिलीफ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। अब देखिए, अब ये अगर आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तो आप पूरा ध्यान से यहां समझिएगा, और जिसने पढ़ भी रखा है तो आप देखिएगा शायद वो तरीके और इस तरीके में कितना फर्क हो सकता है। और ये बहुत आसान तरीका है, कभी गलत नहीं हो सकता, बहुत इजी तरीके से आप कंपेयर कर पाओगे कि हमें मार्जिन रिलीफ लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए हम मानते हैं कि हमने मार्जिन रिलीफ जैसी कोई चीज देखी नहीं है, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती। तो हमारा टैक्स जो हम देख रहे थे वो कितना था, 13,14,900 रुपए। स्पेशल इनकम थी नहीं, तो ठीक है वही फिगर हमारा नीचे आ जाता, 13,14,900 रुपए, और वही हमारा ग्रॉस बेसिक टैक्स बन रहा था। मैंने यहाँ पे मतलब ये 13,14,900, रिबेट 87 एक ही है ही नहीं। अब नेट बेसिक टैक्स हमारा वापस वही बन गया 13,14,900, और इसके ऊपर हम डायरेक्टली 10% की रेट लगाते तो ये हमारा 1,31,490 रुपए आ जाता, और ये टोटल बन जाती हमारी दैट इज 14,46,390। तो फ्रेंड ये टैक्स अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होता तो एसएससी को ये वाला टैक्स चुकाना पड़ता। अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट दूसरी तरफ चलते हैं विथ मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए जब सॉल्व करेंगे तो फिगर क्या होंगे, तो मार्जिनल रिलीफ ने हमें एक ही बात पहले समझाई कि अज्यूम कीजिए, अज्यूम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अज्यूम दैट योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख। आपको ये अज्यूम करना है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करती, ऐसा मान के चलिए। ठीक है चलिए, तो जब अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है, एग्जैक्ट 50 लाख है, मतलब डज नॉट एक्सीड 50 लाख, इट इज एग्जैक्ट एट लिमिट, जो लिमिट है एग्जैक्ट उसी पे है, दैट इज आपकी इनकम फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से 50 लाख है। देखो लिमिट हमने यहाँ पे 50 लाख, अगर आपका ये एग्जांपल में जो क्वेश्चन अगर 50 लाख 8,000 नहीं होकर अगर 1,08,00,000 होता, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते दैट टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो हमारी एग्जैक्ट टोटल इनकम हम क्या मानते हैं 50 लाख, तो वहां पे क्या मानते हैं 1 करोड़। तो यहाँ पे आपको ये अज्यूम करना है इट इज एग्जैक्ट 1 करोड़, ये हमारा अज्यूम टोटल इनकम हो जाएगी। तो हमें हमारी टोटल इनकम 50,08,000 होने के बावजूद भी हमें ये अज्यूम करना है कि हमारी टोटल इनकम 50 लाख है। मार्जिनल रिलीफ शुरू करने का सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको ये अज्यूम करना है कि आपकी टोटल इनकम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है जिस लिमिट को क्रॉस करने पे क्या लग रहा है, सरचार्ज। तो आपको यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, आपका डेफिनेटली अब आपकी टोटल इनकम 50 लाख है, तो ऐसे केस में इस 50 लाख के वापस 2 बाइफिकेशन, नॉर्मल इनकम और एक तरफ स्पेशल इनकम, सारा के सारा यहाँ जाएगा, 50 लाख पूरा के पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 50 लाख पे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 10 लाख पे 1,12,500 और बाकी के 40 लाख पे 30% के हिसाब से 12 लाख, तो 12 लाख और 1,12,500, तो ये हो जाएगा 13,12,500। ये तो हो गया आपका नॉर्मल इनकम पे टैक्स, और यहाँ पे हो गया डैश, ये हो जाएगा 13,12,500, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी टोटल लगाते हैं 13,12,500। अब रिबेट कुछ मिलने वाली नहीं है, तो वापस यहाँ पे आ गए 13,12,500। अब ये कहता है कि भैया आपकी 50 लाख से ऊपर कितनी इनकम थी, आपकी 50 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम थी वो इनकम आप अपने टैक्स में जोड़ दीजिए। तो आपकी 50 लाख से ऊपर इनकम थी 8 लाख,
50 लाख से ऊपर इनकम थी 8 लाख, सॉरी 8,000, सॉरी 8,000। तो ये 8,000 आप अपने टैक्स में जोड़ दीजिए। अब ये 8,000 का फिगर अगर मैं अपने टैक्स में जोड़ देता हूं तो ये फिगर मेरा हो जाएगा दैट इज 13,20,500। 13,20,500। अब एक्ट कहता है कि आप इस फिगर को और इस फिगर को क्या कीजिए, आप इन दोनों फिगर को, इस दोनों फिगर को कंपेयर कीजिए और चेक कीजिए विच इज मोर बेनिफिशियल। मोर बेनिफिशियल कौन सा है बताइए? तो ऑब्वियसली 13,20,500 ही तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये तो हो गया 14,46,390 रुपए। तो ऐसे केस में 13,20,500 आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? ये वाला ऑप्शन है विथ मार्जिनल रिलीफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मार्जिनल रिलीफ क्या करनी पड़ेगी? ऑप्ट करनी पड़ेगी। ये आपको ऑप्ट करनी है। तो आपको कितने का बेनिफिट हो रहा है? तो विच इज मोर बेनिफिशियल, बेनिफिट कितने का हो रहा है? तो बेनिफिट का अमाउंट अगर ढूंढना है तो इसमें तो टैक्स बन रहा था 14,46,390 रुपए और इसमें टैक्स बन रहा है 13,20,500 रुपए। तो अल्टीमेटली बेनिफिट का अमाउंट अभी हमें निकालना है। तो 14,46,390 माइनस 13,20,500, तो ये हो जाएगा 1,25,890 रुपए का बेनिफिट। 1,25,890 रुपए का बेनिफिट। ये बेनिफिट हमारी क्या है? इस बेनिफिट को हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। दिस इज द मार्जिनल रिलीफ। तो अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ क्या है? 1,25,890 रुपए। तो अब एक्चुअल सरचार्ज कितना था? एक्चुअल सरचार्ज जो जनरली आप लगा रहे थे, तो एक्चुअल सरचार्ज था ये वाला फिगर 1,31,490 रुपए। तो 1,31,490 रुपए उसमें से माइनस करेंगे मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद मार्जिनल रिलीफ कितना है? 1,25,890 रुपए। इसको माइनस कर देते हैं। तो अब ये माइनस करने के बाद 131,490, ये माइनस करने के बाद फिगर आ रहा है 5,600। तो ये आपका अब सरचार्ज है, ये आपका सरचार्ज है आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। फ्रेंड्स समझना, ये आपका सरचार्ज है आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो अब आपको मेन टेबल में जाना पड़ेगा और फिगर क्या लिखना है? फिगर यहां पे लिखना है दैट इज, अब यहां पे आपको फिगर लिखना है 5,600। अब ये 5,600 आपके लिए मार्जिनल रिलीफ है। और ये कौन सी मार्जिनल रिलीफ है? सॉरी, ये है आपका 5,600 क्या आपका सरचार्ज है। और ये सरचार्ज विथ मार्जिनल रिलीफ है कि विदाउट मार्जिनल रिलीफ है? ऑब्वियसली मार्जिनल रिलीफ लेने के बाद इतना कम हुआ है, वरना तो 1,31,490 रुपए होते। तो यहाँ पे ये 5,600। सोचो कि अगर ये नहीं होता तो विदाउट मार्जिनल रिलीफ, अगर मैं विदाउट मार्जिनल रिलीफ की बात करूं तो विदाउट मार्जिनल रिलीफ ये फिगर 1,31,490 रुपए होता, जो कि अब ये इतना कम हो चुका है। अब ये सिर्फ 5,600। तो यहाँ पे सरचार्ज ये फिगर कोई सोचेगा कि कैसे निकाला, तो इसलिए अब यहाँ पे वर्ड विदाउट हटा देता हूं मैं और यहाँ पे हम लिखेंगे विथ मार्जिनल रिलीफ। अब आप देखिए फ्रेंड्स, अब डेफिनेटली कोई भी चाहेगा कि भाई ये कैलकुलेशन कैसे हुई जरा मैं बताइए। तो ये कैलकुलेशन आपको समझनी होगी वर्किंग नोट नंबर 2 में जाके। और वर्किंग नोट नंबर 2 अब आपको यहाँ पे पूरा बता रहा है कि कैसे कैलकुलेशन किया। कि देखो, हम एक 13,14,900 पे अगर कैलकुलेट करते तो 1,31,490 आता, लेकिन हमें मार्जिन रिलीफ चेक करनी थी। विदाउट मार्जिन रिलीफ तो ये वाला फिगर बनता, पर जब मार्जिन रिलीफ चेक करते हैं तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है। जब टोटल इनकम ही 50 लाख से एक्सीड नहीं करेगी तो नॉर्मल इनकम का टैक्स बदल जाएगा। और फिर जब टोटल करके हम नीचे तक पहुंचेंगे, सर्च चार्ज तक पहुंचेंगे, तो सर्च चार्ज में यहाँ पे हमें वो टैक्स जोड़ना है एक्स्ट्रा। ये जो 8,000 कौन सा है? ये 8,000 बेसिकली है दैट इज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ
50 लाख, जो 50 लाख से ऊपर का था वो वाला अमाउंट जोड़ दिया, और वो जोड़ने के बाद हमारा ये टैक्स आया। अब इन दोनों टैक्स को कंपेयर किया तो डेफिनेटली विद मार्जिन रिलीफ का टैक्स कम आ रहा है। तो कितना कम आ रहा है, हम दोनों को माइनस करने का पता चला कि 1,25,890 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये है आपका अमाउंट ऑफ बेनिफिट ऑफ मार्जिन रिलीफ। आपको मार्जिन रिलीफ में सरकार ने 1,25,890 रुपए का फायदा दिया। तो आपका एक्चुअल सरचार्ज तो बन रहा था ये, उसमें से सरकार ने आपको इतना बेनिफिट दे दिया, तो आपका एक्चुअल सरचार्ज जो लगेगा वो 5,600 ही लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल लेवल पे या सीए फाइनल लेवल पे कब क्वेश्चन कैसे आ जाए, और ये कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि मार्जिन रिलीफ का क्वेश्चन है, ये आपको समझना है कि यहाँ पे मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। अब बस अब डायरेक्टली अब इसकी टोटल लगाते हैं, तो 13,14,900 रुपए में 5,600 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा फिगर ये हो जाएगा, दैट इज 13,20,500 रुपीज। और अब इसकी वर्किंग नोट की कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर लेता हूँ, सिंपल सी है। तो इसका 4% हमें लगाना है, दैट इज 13,20,500 पे 4% जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 52,820 रुपीज। तो 52,820 रुपीज अब जोड़ेंगे तो ये फिगर हो जाएगा 13,73,320 रुपीज। तो फ्रेंड्स, ये जो फिगर है ये आपका ग्रॉस टैक्स हो गया। आई होप आपको ग्रॉस टैक्स तक की चीजें समझ में आ गई है। तो आज जो हमने पढ़ा वो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ा, हमने सरचार्ज की रेट्स पढ़ी, और हमने मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट कंप्लीट किया। यानी अब हम बेसिक क्वेश्चन वाइज में हम टोटल इनकम तो जानते ही हैं, लेकिन टोटल इनकम के बाद टैक्स लायबिलिटी की जब बारी आती है तो हम स्टार्टिंग से लेके हम ग्रॉस टैक्स, जिसमें सरचार्ज, हायर एजुकेशन सेस, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, ये सारी बातें हमने सीख ली है। आई होप ये टॉपिक आज का आपका बहुत क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोग की फीडबैक बहुत जरूरी है। आई डोंट नो आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फीडबैक देंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। ये आखिरी बार मैं कह रहा हूँ आज क्लास में, अगर इसके बाद भी अगर फीडबैक नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर मैं इसके बाद कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरी बात कि आपको ये भी मुझे आज जवाब देना है कि कल की लाइव क्लास का टाइम हम लोग जो मेरे हिसाब से डिपेंड है वो 11 से 2 बजे तक का मैं सोच रहा हूँ, सॉरी 11 से 1 बजे तक का मैं सोच रहा हूँ। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पहले ही बता दे, शाम को 7 बजे के पहले पहले बता देना। और दूसरी बात कि आपको मैं असाइनमेंट दे चुका हूं, और वो असाइनमेंट आज आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद खोल के देखिएगा, और 2 दिन के अंदर उसको आप सबमिट कर देना। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पेपर पे सॉल्यूशन बनाना है। आप उसकी फोटो लेके उसको या तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, या एज इमेज बन के भी आप सबमिट असाइनमेंट में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको ये जो तीनों लेक्चर आपने पढ़े हैं, आपको टॉपिक कितना समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो ताकि कल की क्लास में हम लाइव क्लास में उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सके जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसमें कोई डाउट है तो उसको अपन देख सके। और दूसरी बात, कल की क्लास लाइव क्लास बनाने का पीछे रीजन ये है कि हम लोग कल स्पेशल इनकम के कुछ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगेन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा हमारा इंटरेक्शन भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और अगेन वापस लास्ट टाइम फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच।